नमस्कार। अब तक इस देश में यही तय नहीं हो पाता था कि मैनिफेस्टो जैसी कोई चीज होती भी है क्या? चुनाव में किए गए वादों की कोई अहमियत होती भी है क्या? या अब तो चुनाव जीतने के लिए आप कोई भी वादा कर लें, कोई भी जुमला बोल लें, वोट उन मुद्दों पर पड़ता नहीं है और उससे बड़ी बात, कोई आपसे हिसाब नहीं मांगता कि पिछली बार के किए गए वादों को जुमला क्यों बोला? क्या पिछली बार के वादे गारंटी नहीं थे क्या? अब तक आपने जिन मुद्दों पर जनता का वोट लिया, सरकार में रहने के बाद आपने उनमें से कितने मुद्दों को पूरा किया? आपने जो कहा, वो कहां किया? और जो नहीं कहा, वो सब कर दिया? ये होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल जब जनता के बीच जाते हैं तो पिछले मैनिफेस्टो से अगले मैनिफेस्टो की तुलना करते हुए बताते हैं कि आपने मौका दिया तो देखिए जो जो कहा था पिछले मैनिफेस्टो में वो हमने पूरा कर दिया और अगली बार अगर आप मौका देंगे तो हम एबीसीडी ये सारे काम करेंगे। और वो काम जनता की समस्या पर होते हैं, जनता के मुद्दों पर होते हैं। और जो विपक्ष में बैठे हुए दल होते हैं वो अब अपना घोषणा पत्र बनाते हैं तो वो जनता को ये बताते हैं कि जिसे आपने सरकार में बैठने का मौका दिया उसने 2014 में जो कहा था या 2019 में जो कहा था उसको 24 तक पूरा नहीं किया और जो नहीं कहा था वो सब किया। इसलिए अब उनको सत्ता से हटाइए और हमें वोट दीजिए और अगर आप हमें वोट देंगे तो हम ये काम आपकी बेहतरी के लिए करेंगे। पिछले कई दशकों से इस देश में अब मैनिफेस्टो पर बहस बातचीत खत्म होती जा रही है और ये किसी भी लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा तरीका है। किसी एक नेता को इतना बड़ा बना दो कि उसकी दाढ़ी मूछ चमक चेहरा और कपड़े पर देखकर लोग वोट डालने लगे। किसी नेता को इतना बड़ा बना दो कि ताकि उसकी बातें ही इतनी बड़ी हो जाए। आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का दिन है। हम उन्हें याद करते हुए नमन करते हुए उनका एक वाक्य पढ़ना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि नायक पूजा सबसे खराब होती है, वो लोकतंत्र को भीतर से कमजोर कर देती है। और आज आपका देश नायक पूजा की गिरफ्त में आ चुका है और यह गिरफ्ती इस तरह से कर दी गई है कि उस नायक पूजा के बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो फंस गई वो ये है कि आज एक व्यक्ति अपने चुनावी जुमलों, चुनावी वादों और इन सब से ऊपर उठ करके नायक बन के जा रहा है कि मुझे देखो और मुझे वोट दे दो। इस बीच में मैनिफेस्टो पर बात होनी बहुत जरूरी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो पर बात की है उसको बात करने के लिए आज आपके सामने कुछ बिंदु लेकर के आया। 13 दिन में मैनिफेस्टो बन गया। बीजेपी को यह बात समझ में आई कि मैनिफेस्टो आना चाहिए और मैनिफेस्टो लाने के लिए उन्होंने कोशिश कर दी और कोशिश करने के साथ उन्होंने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है यह घोषणा पत्र है नहीं, गारंटी पत्र है। ये गारंटी है। किस बात की गारंटी? किस बात का ये सारी चीज? ये पूरा होने की गारंटी। यह मोदी जी की गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी है। इस तरह से यह गारंटी पत्र भाजपा का संकल्प पत्र बन करके आया है। और इस भाजपा के संकल्प पत्र में कुल 76 पन्नों में से शुरू के कुछ पन्ने खर्च किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के संदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश और राजनाथ सिंह के संदेश और उसके बाद सुशासन और विकास के 10 वर्ष करके 10 वर्ष की सर्वस्पर्शी समावेशी विकास का मॉडल पेश करने की बात। और पहला मॉडल क्या है पता है? 80+ करोड़ यानी 80 करोड़ से ज्यादा परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2020 से लगातार मुफ्त राशन। क्या ये पिछले 10 साल की उपलब्धि हो सकती है कि एक सरकार अपने देश के 80 करोड़ से ज्यादा यानी अपने देश की आबादी के आधे से भी ज्यादा नागरिकों को इतना कमजोर 10 साल में रखे कि अगले 5 साल तक उसे 5 किलो अनाज मुफ्त में देना मजबूरी बन जाए। और इसे सरकार उपलब्धि बता रही है। 50+ करोड़ लोगों को खाते में पैसा दिया और इसके आंकड़े कुछ और करते हैं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला और नारी शक्ति वंदन, फिर युवाओं के लिए अधिकार, 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
और तमाम चीजें, ये खुला वो खुला, कौशल विकास किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया, कितना रोजगार दिया एक भी चीज का आंकड़ा नहीं दिया। और वादा क्या था, 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। तो 2024 में इसका हिसाब तो देना चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार कहां कहां मिला है। आप युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्धि वाले सेगमेंट में क्या लिख रहे हैं, पेपर लीक की रोकथाम के लिए। और 10 साल में पेपर लीक के बिना कोई इम्तिहान ही नहीं हो पा रहा है, ये उपलब्धि बता रही सरकार। किसानों को इतना ऋण देंगे, एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी, और वादा किया था कि एमएसपी को गारंटी बनाएंगे, आएंगे एक एक सिलसिलेवार। और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती में घोटाला किया है और ओबीसी को केवल 4.8% ही सीटें दी है। और वे घोटाला खत्म होना चाहिए, सरकार ने मान भी लिया कि हाँ ये घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन 69,000 शिक्षक भर्ती के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिला। लाठी खाते, गाली सुनते, मौसम और सरकार की मार झेलते वो अपने रोते हुए घर लौट गए। और वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे संवैधानिक दर्जा देने को नरेंद्र मोदी जी की सरकार उपलब्धि बता रही है, वो न्याय नहीं दिला पाई। ये ताकत है उसकी, ये आप बोल रहे हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की बात 2014 से अब तक के 3 गुने में करने वाले लोग 60% एससी एसटी ओबीसी को मंत्री तो बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, जज और मीडिया में निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी देने की बात नहीं कर रहे। तो एक एक करके जरा हिसाब लेना बहुत जरूरी बन जाता है कि उन्होंने क्या कहा। 2014 के मैनिफेस्टो में एक बार ये कांग्रेस पार्टी ने ये कहते हुए कि इसे माफीनामा कहना चाहिए और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, क्यों माफी मांगनी चाहिए उसका हिसाब वो दे रहे। 2014 के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 5 पर कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स बना करके हम काला धन वापस ले आएंगे। 2024 में क्यों नहीं बताया कि कितने रुपए काला धन 10 साल में मोदी सरकार वापस ले आई, कितने रुपए काला धन ले आई। और नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में देश की सबसे बड़ी लूट पकड़ में आ गई कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो ईडी से बचो, चंदा दो वरना ईडी भेज देंगे, चंदा दो और जितना कंपनी का पूरा वेल्थ है उससे 10 गुना चंदा दो। इलेक्टोरल बॉन्ड से चोरी करके काला धन वाला खेल तो सामने आ गया। लेकिन 2014 के पेज नंबर 5 पर जो काला धन वापस लेने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई, उसका हिसाब कहां है। पेज नंबर 6 पर गिरती करेंसी को सुधारने के लिए वादा किया गया था और तब करेंसी एक एक डॉलर में 70-75 रुपए रही होगी, आज तो 80-85 रुपए है। तो क्या ही हुआ इस वादे का। पेज नंबर 8 पर 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष प्रावधान करेंगे, और आज मणिपुर शब्द का नाम इस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है, चीन का नाम कहीं नहीं है। तो विदेशी ताकतों से आंख लाल करके दिखाने की बात करने वाले बीजेपी के नेता सोनम वांगचुक के 4,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, इसका जवाब नहीं दे रहे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, चीन को लाल आंख नहीं दिखा रहे। पेज नंबर 15 पर 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने पेज नंबर 15 पर लिखा था कि 100 जिलों की गरीबी दूर करने के लिए स्पेशल पैकेज देंगे। वो 100 जिले कौन से हैं जिसकी 10 साल में गरीबी दूर हो गई, बीजेपी हिसाब क्यों नहीं देती। पेज नंबर 18 पर उसने कहा था कि 2014 में बीजेपी ने पेज नंबर 18 पर अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पेज नंबर 18, 19, 20 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे 2000। और उसके बाद 2019 के अपने मैनिफेस्टो में किसान क्रेडिट कार्ड में उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और 12% किसानों के क्रेडिट कार्ड पर टैक्स जो लग रहा है वो 12% बढ़ गया। पीएम किसान निधि में 2019 में दावा किया गया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, और वो 67% तक गिर गई। लाभार्थी समूहों की संख्या 2019 से 2024 में 12 करोड़ से घट करके 4 करोड़ पर आ गई। इसका हिसाब इस संकल्प पत्र और गारंटी वाले पत्र में किसानों को क्यों नहीं दिया गया। 2019 में शिक्षा और रोजगार की बात कही गई थी, किसानों के कर्ज माफी 2022 तक
आय दुगनी करने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो और चुनावी भाषणों में किया। आंकड़े बताते हैं कि 2013 में 47,000 रुपया प्रति किसान का कर्ज था, जो 2024 में 74,000 रुपया प्रति किसान का कर्ज हो गया। यानी किसानों की आय दुगनी करनी थी, लेकिन किसानों का कर्ज दुगना हो गया। आगे ये कहा गया कि आप कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया। जरा ये हिसाब दे बीजेपी कि नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही है, उस रिपोर्ट का हवाला ये कह रहा है कि 20% आबादी 46 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करने को मजबूर है। तो 25 करोड़ का जो आंकड़ा आया है वो कहां से आया और कौन सी सरकारी संस्था ने उसको निभाया है? आज इन सारी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात जो कहनी थी, उसका कुछ नहीं हुआ। अब जरा इसका हिसाब देख लिया जाए, कुछ तुलना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने 3 मैनिफेस्टो की बात करना चाहता हूं। सबसे पहला मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का, जिसका संकल्प उन्होंने नाम दिया है जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। जो जिसके लिए वो कहते हैं कि संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा। आरजेडी का संकल्प पत्र जो आया है, 24 वचन की बात की गई है, जो संकल्प लेते हैं कि हम ये वचन निभाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे सरकार बनते ही। आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 30 लाख तो सरकारी नौकरी के वे पद हैं जो खाली पड़े, तुरंत भरेंगे, और 70 लाख इन स्कीमों में नए पद क्रिएट करेंगे और उनको रोजगार देंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जितने भी वैकेंट पोस्ट खाली पड़ी हैं तत्काल भरेंगे, यानी 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम भी खाली पड़े पदों को भरेंगे। रे भाई, 10 साल तुम्हारी सरकार थी। कांग्रेस बोले भरेंगे तो समझ में आता है क्योंकि वो विपक्ष में है। समाजवादी पार्टी बोले कि आएंगे सरकार में तो भरेंगे, आरजेडी बोले तो ये विपक्ष में है। आप तो सरकार में थे, आप क्यों कह रहे हो कि आएंगे हम तो पद भरेंगे? और रोजगार पर युवाओं के एक शब्द भी नहीं लिखा गया ढंग से। इंटरप्रेन्योरशिप से रोजगार मिलता है, कौशल विकास करने से रोजगार मिलता है। आपने रोजगार कितना दिया? आज सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि देश के 85% नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार पर कोई ठोस स्कीम मोदी के गारंटी पत्र में नहीं है। इससे क्या वोट मिलेगा? इससे क्या 400 पार कोई करेगा? और अगर बिना रोजगार की कोई ठोस स्कीम या ठोस हिसाब दिए कोई 400 पार करना चाह रहा है, तो बधाई हो इस देश के नागरिकों को। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी तीनों ने कहा कि जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, हिस्सेदारी दिलाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के खाली पड़े पदों को, बैकलॉग को भरेंगे। ये आरजेडी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और बीजेपी कर रही है। 60% एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री एससी, एसटी, ओबीसी दिए। क्या आपको पता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2 जगह पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर आरक्षण शब्द आया है। एक जगह ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करते हुए आया है, दूसरी जगह नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जिक्र करते हुए आया। और देश में आरक्षण को खत्म करने वाली बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी को न तो जाति जनगणना दे रही है, न तो सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे पूरा देश प्राइवेट हाथों में बेचना है, शिक्षा प्राइवेट हाथों में बेचना है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि स्वयं ऐप के जरिए हम शिक्षा को ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करेंगे तो 50% शिक्षा ऑनलाइन मोड में चलेगी। वैकेंसी खत्म से एजुकेशन की, और जो बाकी वैकेंसी बची वो कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पर विश्व गुरु बनाने वाले लोग गुरु की नियुक्ति करेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पर नियुक्ति होगी तो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। तो नौकरी प्राइवेट हो गई तो वहां रिजर्वेशन खत्म, एजुकेशन प्राइवेट धीरे धीरे हो रही तो वहां रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन लोगे कहां? ये है बीजेपी का गारंटी पत्र।
और वहीं समाजवादी पार्टी के गारंटी पत्र में आप पाएंगे कि बैकलॉग भरेंगे, निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी देंगे। आरजेडी का आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो कहेंगे एससी एसटी ओबीसी को हिस्सेदारी देंगे। कांग्रेस की बात करेंगे तो वो कहेंगे, और तीनों पार्टियां करें, जाति जनगणना कराकर सबको सबके हिस्से का हक दिलाएंगे। बीजेपी क्या कह रही है? जाति जनगणना की बात ही नहीं कर रही। कांग्रेस, सपा और बस आरजेडी तीनों ने कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे और किसानों के सारे कर्जे माफ करेंगे। बीजेपी कानूनी गारंटी की बात ही नहीं कर रही है, एमएसपी को कह रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी गिर रही है। एमएसएमई के सेक्टर गिर रहे हैं, विदेशी निवेश के सेक्टर गिर रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि हम इसे जारी रखेंगे। यानी बीजेपी क्या चाहती है कि ऐसे ही अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रहे? क्या ऐसी चीजें गिरती रहे? क्या बीजेपी इस तरह की चीजों को लेकर के कोई ठोस रणनीति बनाने का दावा कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब ये कि बीजेपी का गारंटी पत्र न तो किसानों को कोई वादों की गारंटी दे रहा है, न तो नौजवानों को कोई वादों की गारंटी दे रहा है, न तो जो है इस देश के गरीब कमजोर मजलूम को कोई ठोस गारंटी दे रहा है। कुछ एक चीजें आंकड़ों के लिहाज से उन्होंने गिनाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से लेकर के तमाम बड़े-बड़े वादे किए हैं। खूब ढेर सारी तस्वीरें उनके हर पेज पर हैं। लेकिन वह संविधान को बदलने वाली बात करने वाली बीजेपी, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के अपने काम में लगी हुई बीजेपी गारंटी देती है अपने घोषणा पत्र में। लेकिन ठोस गारंटी एक भी न होने के नाते इसे विपक्ष के नेताओं ने झूठ की गारंटी का पत्र बताया है। अन्यथा बीजेपी को वाकई अगर शुरुआत के पन्ने जो उन्होंने ये बात कहते हुए खर्च किया है, आप अगर बीजेपी के घोषणा पत्र को देखेंगे तो शुरुआती पन्ने सुशासन और विकास के 10 वर्ष, वो हिसाब देने के पन्ने, उन हिसाब देने के पन्नों में एक भी चीजें वह नहीं बताई गई जो 2014 और 2019 में गारंटी थी। 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, किसान की आय दुगनी, हर सर के ऊपर छत, 100 जो जो किसान, तमाम इस तरह के काम, 15 लाख हर अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार देना। धीरे धीरे वो रोजगार का सवाल ही मुद्दे से खत्म हुआ। पहले 2014 में बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 में आकर के वो 2 करोड़ की संख्या पहले गायब की, कहा कि ऐसे ही रोजगार देंगे, और 2024 में आकर के रोजगार का कोई ठोस प्लान ही बीजेपी के पास नहीं। जिस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी हो, उसमें रोजगार का कोई ठोस प्लान नहीं। स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इससे रोजगार मिलना होता तो 10 साल में 85% इस देश के नौजवान बेरोजगार नहीं होते। किसानों के लिहाज से ये झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, नौजवानों के लिहाज से झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, एससी एसटी ओबीसी के लिहाज से झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण देंगे, और जिसके लिए डिलिमिटेशन के बाद वो 35 में लागू होगा कि 39 में लागू होगा, आज तक इसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। इससे इससे यह नतीजा निकलता है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो पूरी तरह से झूठ पर टिका हुआ है। एक दिवा स्वप्न दिखाने की कोशिश की जा रही है, और हर एक नागरिक, जो भी पढ़ा लिखा समझदार नागरिक, उसको कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र को सामने रख के पढ़ना चाहिए। तीनों घोषणा पत्र कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना को हम बंद करेंगे। बीजेपी अग्निवीर का जिक्र ही नहीं करती। तीनों घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी सबकी भागीदारी देंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पढ़ाई निःशुल्क, दवाई निःशुल्क। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि निःशुल्क सिंचाई, निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क दवाई की बात की गई है। और बीजेपी क्या कर रही है? इस तरह का कोई एक बात आई? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विविधता आयोग बनाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही निजी क्षेत्र में आरक्षण की भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, पीडीए की बात करेंगे। आरजेडी 25-24 वचनों में देश में सबकी भागीदारी के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। समाजवादी पार्टी आगे महिलाओं की महिला भत्ता, श्रमिक पेंशन योजना, किसानों को 5,000 पेंशन, श्रमिक मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, और श्रमिक सम्मान निधि देने की बात समाजवादी पार्टी ने श्रमिकों के लिए की है। किसानों को सम्मान निधि देने की बात की, एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की बात की, महिलाओं को 33% आरक्षण कोटा विद इन कोटा देने की बात की है समाजवादी पार्टी ने।
आरजेडी ने बात की है, कांग्रेस ने बात की है, बीजेपी ने क्या बात की? इसलिए बीजेपी का मैनिफेस्टो एक खास किस्म से नाकामयाबियों और नाकारा वादों का एक ऐसा पुलिंदा बना है जो सब जवाब दिखा रहा है कि 2047 तक हम भारत को कैसे बनाएंगे। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है कि वो जिम्मेदारी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पिछले मैनिफेस्टो और आज के मैनिफेस्टो की तुलना करके ये कहे कि अगर 10 साल पहले किए गए वादे आज पूरे नहीं हुए तो आज किए गए वादे कभी पूरे नहीं होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज यह है कि पिछली उस समय की पार्टी के साथ विपक्ष की पार्टी के भी मैनिफेस्टो सामने रखकर पढ़े। कौन जनता के मुद्दों पर वोट मांग रहा है, कौन सब जवाब दिखा रहा है। अगर आप ये दोनों नहीं करते तो मैनिफेस्टो की राजनीति इस देश में खत्म हो जाएगी, केवल जुमलों की राजनीति बचेगी, झूठ की राजनीति बचेगी और जिससे आपके बच्चों का भविष्य नहीं बचेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।